कि आपने मीडिया को रोक दिया है, मीडिया बात नहीं कर सकता, नहीं करेगा मीडिया बात, तो क्या इससे बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएँगे? इस वक़्त लोगों के अंदर जो पाकिस्तान के इदारों के हवाले से चीज़ें और ये सारी क्या वो ख़त्म हो जाएँगी? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, असल में हमारी ना एस्टेब्लिशमेंट का एक मसला है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि बदकिस्मती से शायद पहले ये हुआ करता था कि जो नीचे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जाती थी ना, वो फैक्ट्स की बुनियाद पे जाती थी, असल पिक्चर दिखाती थी। अब शायद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का भी ये हो गया है कि वो ये देखते हैं कि जनाब ऊपर वाले क्या सुनना चाहते हैं, तो वही रिपोर्ट्स देते हैं। अब देखें ना, ये रिपोर्ट दी जा रही है कि देखें जी, ये बिल्कुल जो है ना वो शायद लोग डर गए हैं और नई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लफ्ज़ कोई नहीं लिख रहा। मैं पहले भी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोग अगर नई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे तो उसकी वजह ये है कि लोगों की उम्मीद है, एक आस है कि नई एस्टेब्लिशमेंट वो काम नहीं करेगी, मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेगी जो पिछलों ने किया है। ये नहीं है कि लोग खौफज़दा हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये नोट करके रख लें मेरी बात, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने शेरवानी पहनाई हमजा शहबाज को जनवरी के महीने में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खुल के और नंगे होकर सामने आने के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया, तो फिर आप देखेंगे कि जहाँ से ये कैंपेन रुकी थी वहीं से ये शुरू होगी और बहुत लीथल कैंपेन होगी। क्योंकि देखें, कहा जाता है जनाब कि दोबारा वो ये एस्टेब्लिशमेंट को कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से आपने शहबाज गिल के साथ जो किया है ना, जो कुछ आपने आज़म स्वाति के साथ किया है और जैसे आपने अरशद शरीफ वाला जो मामला हुआ है, तो उसके बाद लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए नहीं हैं, लोग इस वक़्त खामोश हैं। सिर्फ़ लोगों को ना एक एक उम्मीद है कि नहीं यार, नई एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करेगी। जिस दिन लोगों को नज़र आया कि नई एस्टेब्लिशमेंट भी वही पुराने काम कर रही है, तो चलें, एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, यार मैं डर जाऊँगा। मैं डर जाऊँगा कि यार मुझे उठा लेंगे, मुझे नंगा कर देंगे, मुझे करंट लगाएँगे, मुझे मार देंगे। मैं डर जाऊँगा, ठीक है, मैं नहीं बात करूँगा। और भाई यहाँ पे लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनको आपने यहाँ पे धमकी लगाई थी कि हम इनको भी उठा के ले आएँगे। किसी को कनाडा में हमारे एक दोस्त बैठे हैं, उनको यहाँ से एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कनाडा ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम कनाडा से ले आएँगे, ठीक है? तो बात ये है कि चलो पाकिस्तान में आप लोगों को डरा लेंगे, फिर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी खामोश हो जाएँगे? क्या वो आराम से बैठे रहेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते? और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आप 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 लोगों को डरा सकते हैं। जब लाखों लोग फैसला कर लें कि हमने बात करनी है, तो फिर आप कितने लोगों को उठाएँगे और करंट लगाएँगे? आपके पास इतने लोग नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक़्त पिछले 10 माह में काश राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम ये तफ़सील तलब कर सकते हैं कि आपने डिग्गी में शहबाज शरीफ को बुलाकर कितनी बार आप मिले? ये 29 नवंबर से पहले की बात कर रहा हूँ। और आप दहशतगर्दी के हवाले से आपने कितनी मीटिंग्स की? इमरान खान को गिराने के लिए आपने कितनी मीटिंग्स की और मुल्क को बचाने के लिए आपने कितनी मीटिंग्स की? जब आप बैठ के और इस हुकूमत को लाने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक़्त दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। जब आप नंगी और गंदी वीडियोज़ बनाने पे फ़ोकस किए हुए थे, उस वक़्त दहशतगर्द पूरे मुल्क में फैल रहे थे। जब आप बैठ के इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने के फैसले कर रहे थे, तो दहशतगर्द कुछ-कुछ जैकटें भेज के और कुछ-कुछ हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। आपने 10 माह, 11 माह, 29 नवंबर तक एक ही काम किया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, हम शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। और उसके बाद आपने कहा कि हमारी ज़िद और अना है कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है, मुल्क जाए भाड़ में। मुल्क टूटता है टूट जाए, मुल्क तबाह होता है हो जाए, बर्बाद होता है हो जाए, हमारी ज़िद और अना इतनी बड़ी है कि शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म रखना है। और आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब भी ये फैसला कर लें, क्योंकि ये मैं पूरी ईमानदारी से ये जुमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और ये हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते। आपने फैसला करना है कि आपने इस हुकूमत को, इन खानदानों को बचाना है या आपने मुल्क को बचाना है। तो अल्लाह करे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाए और इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हो गई, उस दिन रात 12 बजे से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी। ये हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और ये हुकूमत चलती रहे, ये नहीं चल सकती ये हुकूमत। ये इस वक्त तो मुझे एक बात बताएं, मतलब यहाँ पे तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाकिस्तान के खुदा न खास्ता दुश्मन आके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गए हैं और वो माल गनीमत समझ के और यहाँ से चीज़ें लूट रहे हैं और नोच रहे हैं। मतलब को बात है करने वाली। पिछले 11 माह में आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मतलब ऐसे जैसे कोई खुदा न खास्ता, पता नहीं मैं क्या, मतलब बंदा बात क्या करे। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पूछें बलूचिस्तान वालों को फ़ोन करके वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप जो सूरत हाल है, अब ये बात की जाती है कि इमरान खान एक दिन कहता है कि जी इलेक्शन अप्रैल में होते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर अगले दिन कहता है कि नहीं आ रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम खुद इमरान खान साहब से मिले और हमारी जो मुलाकात हुई, वो उसमें कोई 1.5 घंटे इमरान खान साहब ने जो बातें बताई बाजवा साहब के हवाले से, वो बहुत ही खौफनाक बातें। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने बार-बार कहा हमें कि ऑफ द रिकॉर्ड है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, तो इसलिए हम वो नहीं वो कर सकते अखलाकी तौर पर। लेकिन इमरान खान कब तक चुप रहेंगे?
وہ باتیں کریں گے، اور جس دن وہ باتیں وہ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اب تک عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو باتیں عمران خان کے پاس ہیں کہ کیا کیا گیا اور کیسے کیا گیا، اور ایکسٹینشن والے کیسے ماحول بنا اور کون کون اس میں انوالو تھا۔ تو بات یہ ہے، ایک دن عمران خان جب زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، معیشت چل نہیں رہی، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، انسرٹینٹی ہے، اور باہر سے پیسے مل نہیں رہے، دوست ملک پیسے دے نہیں رہے، آئی ایم ایف بات سن نہیں رہا، تو الیکشن ہی حل ہے۔ کہ جب اگلے دن عمران خان دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین قانون قاعدے ضابطے اخلاقیات تو ہے ہی نہیں، اس ملک کے اندر تو جنگل کا قانون ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، اب اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو آپ کو الیکشن کرانا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے دو خاندانوں کو بچانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ملک کوئی اور، پھر کوئی مطلب کیا فرق پڑا ہے ان کرداروں کو جنہوں نے 2 لاکھ کیا تھا ملک کو 1971 میں، کیا ان کو سزا ملی بتائیں؟ کسی کو ذرا سی سزا ملی جنہوں نے ملک توڑ دیا؟ پھر آپ 50 سال بعد آپ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب وہ تو سیاسی غلطی تھی، لیکن یقین کریں یہ جو 2022 میں آپ نے کیا ہے نا، آپ اگلے کم از کم 80 سال تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی غلطی تھی، یہ آپ کی طے شدہ منصوبے کے تحت آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، کیونکہ جس بچے کی عمر اس وقت 10 سال ہے نا، وہ اپنی زندگی میں تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ آپ نیوٹرل تھے، آپ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ جو آج 10 سال جس کی عمر ہے، اللہ اس کو 50 سال عمر دے، 60 سال عمر دے، 70 سال دے، 80 سال دے، وہ اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں بھولے گا کہ آپ نے 2022 میں ملک کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے کس طرح سے شباشی کو مسلط کیا تھا، آپ کس طرح سے ان کو لائے، آپ نے اس کے بعد ان کو ملک آپ نے ایسے ان کے حوالے کر دیا جیسے کوئی ٹھیکہ دیکھے نا کسی ایک فصل کا، کسی ایک زمین کا، اور وہ کہتا ہے جس کو اجاڑنا ہے اجاڑ لو، اس میں ہل چلانا ہے چلا لو، درخت کاٹنے ہیں کاٹ دو، فصل کو آگ لگانی ہے لگا دو، تمہارے حوالے ہے۔ یہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ کہ 10-11 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ مریم کو بری کرایا، حمزہ شہباز کو بری کرایا، شباشی کو بری کرایا، کیپٹن صفدر کو بری کروایا، اسحاق ڈار کو واپس بلایا، سلمان شہباز کو واپس بلوایا، شباشی کے ایک اور داماد کو وزیر اعظم کی سیکورٹی دے کے واپس آپ نے ہائی کورٹ سے ریلیف دلوایا، آپ نے ان کے کرپشن کیسز معاف کروائے۔ صرف زرداری صاحب کا جو ایک کیس تھا اس میں 8 ارب کی ٹرانزیکشنز کا معاملہ تھا۔ پھر آپ نے جس طرح سے یہاں پہ علیم خان کو این او سی دلوایا، آپ نے جتنے بڑے بڑے جن کے اوپر فائنینشیل جن کے کرائمز تھے ان ساروں کو آپ نے ریلیف دلوایا اور آپ نے ان کو سینے سے لگایا۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملک کے ساتھ آپ نے کوئی بھلائی کی ہے؟ تو بہت معذرت، میں نے بہت لمبی بات کر لی ہے، تو اب اگر کسی کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔